हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लाए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला भाग 2। इसमें हम व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में बताया था। आज हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, हिंदी वर्णमाला भाग 2 व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। यदि इनमें द्विगुण को शामिल कर लिया जाता है तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन को किन आधार पर यानी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। इस आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? फेफड़ों से निकलने वाली वायु जीभ या मुख के किसी अंग को स्पर्श करके जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनकी संख्या 25 होती है, जो 5 बराबर वर्गों में विभाजित होती है। पहला वर्ग कंठभ यानी का वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़ा। दूसरा तालव्य यानी कि चा वर्ग, इसमें चा, छा, जा, झा, वा। तीसरा मूर्धन यानी टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। चौथा दंतव्य यानी कि ता वर्ग शामिल होता है, इसमें ता, था, दा, धा, ना। पांचवा ओष्ठव्य, इसमें पा वर्ग को शामिल किया जाता है, पा, फा, बा, भा, मा। दूसरा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुंह में घूमती हुई बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं और रा को लुंठित और प्रकंपित, यानी कि पा में जो रा निकलता है उसे प्रकंपित कहते हैं। ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। या वर्ण का उच्चारण तालु या तालव्य से होता है। रा वर्ण का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य से होता है। ला वर्ण का उच्चारण दंत या दंतव्य से होता है। वा का उच्चारण दंतव्य और ओष्ठव्य से होता है। दूसरा यानी अगला ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु घर्षण करती हुई बाहर की तरफ उत्पन्न होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स, स, हा। हा का उच्चारण कंठव्य से, स का उच्चारण तालव्य से, सा का उच्चारण मूर्धन्य से और सा का उच्चारण दंतव्य से होता है। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। छा जो होता है वो का और सा को मिलकर बनता है और इसका जो उच्चारण होता है कंठ प्लस मूर्धा से। त्रा ये ता और रा से मिलकर बनता है, इसका उच्चारण दंत और मूर्धा से होता है। ज्ञा जा और वै से होता है, मिलकर बना होता है और इसका उच्चारण तालु और नासिका से होता है। स्रा सा और रा से मिलकर बनता है, इसका जो उच्चारण होता है तालु और मूर्धा से होता है उच्चारण। लेखन के आधार पर व्यंजन के भेद। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 शामिल होते हैं। द्विगुण, अड़ा और अड़ा को द्विगुण कहते हैं। द्विगुण को ग्रहित, उत्क्षिप्त और अतिरिक्त भी कहा जाता है। श्वास के आधार पर यानी कि सांस के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? श्वास के आधार पर व्यंजनों की संख्या 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक पहला अल्प प्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है। इनकी संख्या 20 होती है, बोलने में कम हवा निकलेगी। स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं, जैसे कि का वर्ग का का, गा, ड़ा। चा वर्ग का चा, छा, वा। टा वर्ग का टा, डा, ड़ा। ता वर्ग का ता, दा, ना। पा वर्ग का पा, बा, मा। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल रहते हैं। ये सब अल्प प्राण के वो उदाहरण है। या, रा, लावा।
दूसरा जो होता है महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, इन्हें अधिक वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। इनकी संख्या 14 होती है। बोलने में अधिक हवा निकलेगी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सब महाप्राण के उदाहरण है। जैसे का वर्ग का खा घा, चा वर्ग का छा झा, टा वर्ग का ठा ढा, ता वर्ग का था धा, पा वर्ग का फा बा भा, ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन। इस आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, अघोष और सघोष। अघोष क्या होते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। प्रत्येक स्पर्श यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ऊष्म व्यंजन भी शामिल होता है जिसमें हा को छोड़ दिया जाता है। कौन कौन से वर्ग यानी कौन कौन से वर्ण जो होते हैं अघोष कहलाते हैं? का वर्ग का का खा, चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा वर्ग का पा फा। घोष अथवा सघोष, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और हा भी शामिल होता है और अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल होते हैं। का वर्ग का गा घा ड़ा, चा वर्ग का जा झा वा, टा वर्ग का डा ढा ड़ा, ता वर्ग का दा धा ना, पा वर्ग का बा भा मा। हा और अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा। आगत व्यंजन का फा जा खा, अरबी फारसी से। अनुस्वार, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण रा वा ड़ा ना मा, ये सब अनुस्वार कहलाते हैं जिनका प्रयोग मात्रा में होता है। ये अनुनासिक व्यंजन का रूप है, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। अनुनासिक, ये अनुनासिक स्वर का रूप है। जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है तो इसे अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर एवं से पहले मुख, यानी कि यहाँ पे मुख लिख लेना, यानी कि उच्चारण करते समय वायु मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं और इसे चंद्र बिंदु लगाकर इंगित करते हैं, जैसे कि चांद। हलंत, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित करना होता है तो हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम किसी व्यंजन में से स्वर को निकालकर व्यंजन को लिखते हैं तो हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बा और हा, इनके नीचे जो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है ये हलंत है। और जब हम यानी किसी व्यंजन में स्वर को शामिल कर लेते हैं तो उसके नीचे से हलंत को हटा देते हैं। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पाणिनि ने इन्हें संक्षेप में यड़ भी कहा है। जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में दो वर्ण ड़ा ड़ा शामिल होते हैं, इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है। जब अल्प प्राण की ध्वनि महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है तब उसे महाप्राणीकरण भी कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। पंचमा अक्षर जिस अक्षर के पहले आता है अनुस्वार में लगे बिंदु, उस वर्ग के अक्षर बाद वाला उपयोग होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसके लिए। चंबल, चा पे यानी कि चा वर्ड जो है उस पर अनुस्वार लगा हुआ है और उसके बाद वाला अक्षर बा है, तो बा जो है वो पा वर्ग का अक्षर है, तो पा वर्ग का जो अनुस्वार माँ होगा हम उसका प्रयोग ही चंबल में करते हैं। दूसरा पंत जो दिया गया है, पंत में पा पर अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद वाला जो अक्षर है वो ता है। ता वर्ग जो है वो ता वर्ग का ही वर्ण है, यानी कि ता जो अक्षर है वो ता वर्ग का ही अक्षर है और उसका अनुस्वार जो है वो ना है, तो हम पंत में ना का प्रयोग करते हैं, यानी कि चंबल में माँ का प्रयोग और पंत में ना का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। आगे स्वराघात, ये क्या होते हैं?
शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे स्वराघात कहते हैं। बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है, अर्थ के निवारण एवं परिवर्तन में सहायक होता है। अनुतान, उच्चारण के आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। यानी कि जब हम किसी का उच्चारण करते हैं उसका जो उतार चढ़ाव होता है वो अनुतान कहलाता है। आज की वीडियो से संबंधित आपके लिए 3 प्रश्न होमवर्क के लिए, जिनके जवाब आपके लिए कमेंट्स में देने हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर खोजें और अपने आंसर जो है वो कमेंट में अवश्य भेजें। तो दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित ये सेशन आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में अवश्य लिखें। आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।